सभी को नमस्ते। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। यदि आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आंसर सीरीज में ये 7वें वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। आज है 181 से शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्रवण प्रक्रिया को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकता है? किसको श्रवण प्रक्रिया को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकता है? कौन सा कारक? तो आंसर बताइए क्या होगा आंसर इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी। अपेक्षित से अधिक श्रवण सामग्री के अतिरिक्त बोलने की बहुत ही उच्च गति, श्रुत विषय वस्तु की क्षति। ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। आगे है, श्रवण को संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा सकता है। इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? चार में से बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाना। यदि हम स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाएंगे तो उससे क्या होगा? संचार बढ़िया होगा, है ना। फिर निम्नलिखित में से कौन से शब्द एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन से शब्द एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त है? बताइए इनमें से कौन सा जो व्याख्यान का उपयुक्त अर्थ बताता हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन श्रवण, मतलब श्रवण का मूल्यांकन। ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। आगे है कि इनमें से कौन सा कथन मूल्यांकन श्रवण से संबंधित है? अब बताओ मूल्यांकन श्रवण से संबंधित कौन सा कथन है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर? ए, किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करना, ये मूल्यांकन श्रवण कहलाता है। फिर आगे है, फ्रांसिस गैलन के अनुसार आनुवंशिकता का सारा श्रेय तत्काल माता पिता को नहीं बल्कि दूर के पूर्वजों को जाता है। निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकता का केवल 50% श्रेय जाता है? ठीक, बताओ आनुवंशिकता जो जिसको हम डीएनए कहते हैं, तो डीएनए का 50% श्रेय किसको जाता है इनके अनुसार, फ्रांसिस गैलन के अनुसार? बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माता पिता को। फिर है, शिक्षण प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपानों को क्रम से व्यवस्थित करें। तो शिक्षण प्रक्रिया, मान लो कि शिक्षण कार्य करना है आपको, तो उसका क्रम कौन सा सही होगा? देखो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसमें क्या, सबसे पहले चौथा आएगा, शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण। सबसे पहले हम उद्देश्य को दिमाग में रखेंगे कि ये उद्देश्य हमको शिक्षण के थ्रू पूरा करना है। ठीक है ना। उसके बाद वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करेंगे। अभी जो हम ज्ञान देने वाले उसको पूर्ववर्ती ज्ञान से उसको संबंध करेंगे। ठीक है। उसके बाद पांचवा, शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करेंगे, फिर सामग्री वगैरह निकालेंगे कि ऐसे ऐसे सिखाना है। फिर आ जाएगा मूल्यांकन करेंगे, फिर मूल्यांकन करने के बाद पुनः शिक्षण कार्य करना होता है। ठीक है ना। फिर एक छात्र व्याख्यान की अवधि में शिक्षण की समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। शिक्षक की समस्याओं को हल करने में कौन सहायता करता है? उक्त छात्र निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो एक छात्र जो है शिक्षण की समस्याओं का हल करने में सहायता करता है, तो वो जो छात्र है वो किस वर्ग में आएगा इनमें से? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता। फिर निम्नलिखित में से कौन से उपाय संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का काम करते हैं? बताओ, संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का काम कौन करता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सभी करेंगे। ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं? अधिगम का परिणाम किसको कहेंगे?
तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौशल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिगम का परिणाम, शिक्षण का परिणाम अधिगम है और अधिगम का परिणाम कौशल है। फिर निम्नलिखित में से कौन से शब्द मानसिक विकास को सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करता है? बताओ, मानसिक विकास को उपयुक्त रूप से वर्णन कौन करता है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य किशोर तक वृद्धि और तत्पश्चात समतल होना। फिर आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रवण के संदर्भ में सही है? श्रवण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पढ़ के बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, श्रवण एक शारीरिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। ध्यानपूर्वक श्रवण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही, क्योंकि मन से ही तो ध्यानपूर्वक करेंगे श्रवण, इसीलिए मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षण संस्थान के छात्र संवाद स्थापित करने में अपना आधा काल निकाल देते हैं। बिल्कुल। उच्च शिक्षण संस्थान में छात्रों से संवाद करना बहुत मुश्किल काम, कठिन काम होता है। मतलब छात्रों को मनाना, ये करना, उनको प्रेरित करना। एक व्यक्ति सुनता है और दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास भी करता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऐसे व्यक्ति को वर्णित करने में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? बताइए, कौन से शब्द प्रयोग करेंगे जो सुनता है और दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास भी करता है? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानुभूति श्रवण, एम्पैथेटिक लिसनिंग। ठीक है ना, जो दूसरों को सुनता भी है और समझने का प्रयास करता है, समझता भी है ना। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन देख सकते हैं? समस्याओं के लिए सुनने का प्रयास, गैर मौखिक संकेतों पर ज़्यादा ध्यान न देना, विषय बदलने के लिए हस्तक्षेप करना। आप कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से लिंग को इन कथनों से संबंधित करने की संभावना अधिक रहती है? बताइए, किस लिंग को? क्या स्त्री को, पुरुष को, या दोनों को? किसको? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुष को। फिर निम्नलिखित में से कौन से शब्द गहन सोच को दर्शाते हैं? गहन सोच मतलब बहुत डीपली थिंकिंग करना, तो इसको कौन से शब्द दर्शाते हैं? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जब संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है तब मूल्यांकन करना। प्रस्तुत करते करते जब हम मूल्यांकन करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उसके बारे में गहन सोच, मतलब बहुत डीपली सोच रहे हैं। फिर है स्पष्ट जानकारी के उद्देश्य से प्रश्न पूछना, संदेशों को कथित कथन करना, भ्रमित करने वाली विषय वस्तु को पहचान करना इत्यादि मूल रूप से किसका इंगित करते हैं? बताइए, किसका इंगित करेगा ये? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदेश को समझने के लिए तकनीकी की सहायता लेना। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि निम्नलिखित में से किसको व्याख्यान सुनने के लिए सुझाव माना जाना चाहिए? व्याख्यान सुनने के लिए सुझाव माना जाना चाहिए किसको? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुचिपूर्वक अंश पर ध्यान देना, भटकाव से बचना और मुख्य विचारों को ग्रहण करना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूचना का स्थान निर्धारण करता है? सूचना का स्थान निर्धारण करता है। मूल्यांकन प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कौन सा शब्द बताइए जो सूचना का स्थान होता है, मूल्यांकन भी होता है, प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चयनात्मक ध्यान। उसके बाद प्राथमिक स्तर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब मातृभाषा में प्राथमिक स्तर की शिक्षा क्यों होनी चाहिए? तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह अधिगम को सरल बनाता है। बिल्कुल, मातृभाषा में देंगे तो अच्छे से ज़्यादा जो है छोटे छोटे बच्चे समझ पाएंगे। उसके बाद निम्नलिखित में शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? यदि किसी छात्र को प्रेरणा देनी हो तो कौन सा दृष्टिकोण सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा? तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त मार्गदर्शन करना। ठीक है ना,
शिक्षक के लिए छात्रों में अच्छे संस्कार उत्पन्न करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? यदि हमें अच्छे संस्कार उत्पन्न करना हो छात्रों में, तो कौन सा मार्ग सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार। शिक्षक स्वयं यदि आदर्श या डिसिप्लिन के साथ चलते हैं तो उनको देखकर बहुत सारे छात्र जो है स्वयं ही परिवर्तन हो जाता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है? बताइए किस तरह से प्रेरित करेंगे तुम? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गहन अध्ययन करके। निम्नलिखित में से अनुपस्थिति की समस्या का समाधान के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय कौन सा है? यदि अनुपस्थित रहते हैं छात्र तो ऐसी समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे? तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को प्रेरित करके, है ना। फिर आगे चलते हैं 204 नंबर पे। निम्नलिखित में से छात्रों की अधिगम से संबंधित समस्याओं का समाधान का सबसे उचित उपाय कौन सा है? आप अधिगम से संबंधित समस्या है उसका समाधान के लिए उचित उपाय क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय में अध्ययन का निरीक्षण। फिर निम्नलिखित में से किस स्थिति में शिक्षार्थी का भावात्मक समायोजन प्रभावी होता है? भावात्मक मतलब दिल से जुड़ते हैं एक तरह से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, है ना। सभी में ये भावात्मक प्रभावी समायोजन प्रभावी होते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को हम मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं? बताओ, मनोविश्लेषण मतलब मनोविज्ञान के पिता कौन है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिगमंड फ्रायड। फिर है निम्नलिखित में से शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक, संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन.एल. गेज। फिर है निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा शिक्षण संस्थान भाषा के व्यवहारिक ज्ञान को सिखाता है? भाषा के व्यवहारिक ज्ञान को कौन सिखाता है? तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, भाषा प्रयोगशाला। फिर है अभ्यास के अंत में शिक्षार्थी सिर का उपयोग कर फुटबॉल हिट करने के लिए सक्षम होना चाहिए। उपरोक्त कथन में उल्लेखित उद्देश्य निम्नलिखित में से किस ज्ञान क्षेत्र से संबंधित है? बताओ किस ज्ञान क्षेत्र से संबंधित है? तीन प्रकार के ज्ञान क्षेत्र हैं उसमें ब्लूम के अनुसार। तो इस कथन के आधार पर कौन सा ज्ञान क्षेत्र होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव प्रेरक, ठीक है ना। फिर है आज का लास्ट क्वेश्चन, छात्र के वातावरण को इस प्रकार से नियोजित या व्यवस्थित करना ताकि उसके व्यवहार के परिणामों के बारे में यथासंभव सटीक भविष्यवाणी की जा सके। इस कथन में निहित उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त किए जा सकते हैं? मतलब वातावरण को, छात्र के जो वातावरण है उसको ऐसा व्यवस्थित कर दिया जाए ताकि उसके व्यवहार में यथासंभव उसके परिणामों, उसके व्यवहार के जो परिणाम होने वाला है उसका भविष्यवाणी कर सके हम। तो इसके लिए फिर कौन सा शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर, उद्दीपन नियंत्रण, स्टिमुलस कंट्रोल, ठीक है ना।